नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका संजय पांडे क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं हम रोज़ अपनी केमिस्ट्री की पाठशाला चला रहे हैं। 8 से 10 बेटा हम पढ़ते हैं 12th की क्लास, 10 से 12 हम पढ़ते हैं 11th। तो 11th में इस समय हम पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसका आज ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर होने वाला है, लेक्चर 11। और आज हम इसको पढ़ के ख़त्म करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह सब लगा के। अगर आपको आनंदमयी तरीके से केमिस्ट्री पढ़नी है तो आप ज़रूर एक बार आके हमारी क्लासेस फिजिकली अटेंड करें। हमारी क्लासेस हैं पत्रिका चौराहा पे, और आप गूगल मैप्स पे अगर सर्च करेंगे तो आपको तुरंत संजय पांडे क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। नंबर अगर आपको कोई भी क्वेरी है, किसी भी तरह की समस्या है, तो आप कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू 9415614156 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी बच्चा लेट ज्वाइन कर रहा है उसका एक्स्ट्रा क्लासेस लेके हम लोग सिलेबस ख़त्म करा देंगे, कोई समस्या नहीं है, ठीक, आश्वस्त रहें। तो हम लोग 11th लेक्चर में घुसते हैं और एनसीईआरटी डिस्कस करते हैं। ज़रा मेरे को एनसीईआरटी की कमी लग रही है, आपके पास कमी, ठीक है, चलिए मैं अपने लैपटॉप पे खोल ले रहा। अरे ठीक है, लैपटॉप में खोल ले, कोई समस्या नहीं। अच्छा, अपने पास तो सारी सुविधाएं हैं। ये देखिए, हमारे पास जो सुविधाएं हैं वो है ये वाली। हाँ, है ना। अरे उससे अच्छे वाले मैं बताऊंगा, रुको। तो क्या किस चीज़ की? सबके पास है? अब सबके पास है क्या? अच्छा, सब लोगों ने बैग में रखी थी क्या? ये क्या है? एनसीईआरटी है ना। अरे खुल जा भाई, खुल जा। नहीं खुलेगी। लाइए, मुझे दीजिए वो दीजिए। अरे यार, मैं अपने लैपटॉप में खोले ना, मेरे लैपटॉप में भी होगी। हो मोल। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, क्या सबने मोलर मास कैलकुलेट किया है? अरे भाई साहब, मोलर मास किसका कैलकुलेट करना है? H2O का मोलर मास बताइए। 18। अरे साथ में यूनिट के साथ बताइए। मोलर मास mu, ग्राम पर मोल, ठीक है। अरे मेरी जान, हाँ, क्या मोलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल होती है? H2O का मोलर मास 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। CH4 का अच्छा, CO2 पहले दिया था, ठीक है। CH4 इज 16 ग्राम पर मोल और CO2 44 ग्राम पर मोल। ये सबका हो गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? सोडियम सल्फेट में अलग अलग एलिमेंट्स का मास परसेंटेज निकाल सकते हैं क्या? मास ऑफ Na एटम डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100, मास ऑफ सल्फर एटम डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100, मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100, ऐसे करके सबका परसेंटेज निकाल सकते हैं। किसी को डाउट हो तो बताए। किसी को भी डाउट हो तो बताए। चलिए, मैं आप अगर कोई शर्मा के नहीं पूछा तो मैं आपके लिए एक निकाल देता हूँ। चलिए, एक मिनट। मोल कॉन्सेप्ट, बस 1 मिनट और रुकेंगे।
तो एक्सरसाइज किस पेज पे है? हाँ मिल गया। हाँ एक इसको बड़ा कर दो, बस मेरे पास भी हो गया। हाँ Na2SO4 दे रखा है आपको। सुनिए इधर देखिए, Na2SO4 हर एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, ये क्वेश्चन है। तो मान लीजिए मुझे निकालना है परसेंटेज ऑफ Na, तो मैं क्या करूंगा, मास ऑफ Na अपॉन टोटल मास इनटू 100। क्या मास ऑफ Na है, एक Na एटम का मास 23 होता है 23, तो 46 हो जाएगा मास ऑफ Na डिवाइड बाय टोटल मास 142 इंटू 100। क्या कर लेंगे, 32.3 परसेंटेज। क्या इसी तरह मास ऑफ सल्फर भी निकाल लेंगे, क्या मास ऑफ ऑक्सीजन भी निकाल लेंगे, नेचर कोई दिक्कत, पक्का। आइए सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, कर चुके हैं, डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज 69.9% आयरन एंड 30.1% डाइऑक्सीजन बाय मास। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। ओ इनकी, अरे ये लोग नए आए थे ना, इन्होंने एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन्होंने पढ़ा नहीं। सुनिए, मान लीजिए कि कोई कंपाउंड है, जैसे देखिए मैं आपके सामने 3-4 कंपाउंड लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्या लिखूं आपके सामने, क्या लिखूं, सब लोग इधर देखिए, जिसको भी क्लियर नहीं है एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, इधर देखिए। इधर देखिए, इधर देखिए शाश्वत भैया, ये बताइए आप ग्लूकोज जानते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। जल्दी जल्दी आइए, ये देखो कितना खुश हो गया। अच्छा क्या हो गया, बर्थडे क्या, अच्छा जल्दी जल्दी बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाइए, कॉपी खोल के, और ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, 2 मिनट देखिए, अभी आप आ रहे हैं, पहले 2 मिनट आराम से इधर इधर बैठ जाइए, इधर बैठ जाइए, एसी की हवा लगेगी, लग रही है, हवा लग रही है। अच्छा अब सुनिए ध्यान से, बस देखते जाइए। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। जब किसी कंपाउंड में कितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं, जब किसी कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स हैं और कितने उसके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं, हम वो पूरा स्पेसिफाई करके लिखते हैं, तो हम लिख रहे होते हैं उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जब किसी कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं विथ देयर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, हम वो स्पेसिफाई करके लिख रहे होते हैं, तो हम लिख रहे होते हैं उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या उसको बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज में कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है, ऑक्सीजन के 6 एटम है। हम पूरा स्पेसिफाई करके लिख रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज में कार्बन के 6 हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम है और ऑक्सीजन के 6 एटम है। पूरा स्पेसिफाई करके लिख दिया, 6 12 6। अब सुनिए, अगर यहां से 6 कॉमन ले लिया जाए, यहां से 6 कॉमन ले लिया जाए, तो बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स का रेशियो क्या होगा, 1:, अरे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स के नंबर का रेशियो क्या होगा, 1:2:1। अच्छा अब नीचे देखिए, एसिटिक एसिड। क्या आप एसिटिक एसिड जानते हैं, CH3COOH, कभी आपने पढ़ा हो, वो फ्रूटी स्मेलिंग एस्टर बनाता है,
ठीक है, जानते हैं। अच्छा, एसिटिक एसिड को अगर कायदे से लिखें, एक्सप्रेस करें, तो क्या वो C2H4O2 बन जाता है, C2H4O2, ठीक है। क्या C2H4O2 एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना? क्यों? क्योंकि उसमें पूरा एक्सप्रेस किया गया है कि उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, पहली बात। और दूसरी बात कि कार्बन के 2 एटम हैं, हाइड्रोजन के 4 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं, पूरा एक्सप्रेस किया गया है। पर अगर मैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम का रेशियो ले लूं, वन इज टू 2:1 नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो। नीचे एक फॉर्मूला देखिए, CH2O, यह है फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO, HCHO, क्या एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, CH2O। क्या फॉर्मेल्डिहाइड का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है? क्योंकि इसमें 3 ही एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और तीनों का नंबर अच्छे से स्पेसिफाई किया हुआ है, CH2C1H2O1। तो देखिए ये तीनों अपने अपने आप में क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कब हम बोलेंगे? जब किसी फॉर्मूला में एक गिवन कंपाउंड के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो और करेक्ट नंबर में प्रेजेंट हो, करेक्ट नंबर ऑफ एटम्स में प्रेजेंट हो, ठीक है। पर अगर किसी कंपाउंड के गिवन एलिमेंट्स का बस रेशियो दे दिया हो, उनकी नंबर का केवल क्या दे दिया हो, रेशियो, तो उसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। जब किसी गिवन कंपाउंड में जो उसके प्रेजेंट एटम्स, जो उसके प्रेजेंट एलिमेंट्स है, केवल एलिमेंट्स का रेशियो दे दिया हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे जैसे ये ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, केवल यहां पे नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो है। ये देखिए ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, हम कॉमन नंबर से डिवाइड कर देंगे, कॉमन नंबर 6 है, कॉमन नंबर से डिवाइड कर देंगे, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया। एसिटिक एसिड का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, समझ में आया? एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी यही होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही होगा। जिसका भाई कोई कॉमन रेशियो, कोई कॉमन नंबर से डिवाइड ना हो सके, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी वही और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी वही। समझ में आया एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? अब एक और बात सुनिए, एक और बात सुनिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ पे गौर कराना चाहूँगा। मैं आपको गौर कराना चाहूँगा कि क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, थोड़ा सा गणित लगाता हूँ, सब लोग बोर्ड पे देखेंगे, सब लोग, इज इक्वल टू ऐसा लिख दूँ, ऐसा लिख दूँ, ऐसा लिख दूं, तो क्या मैं लिख सकता हूं, ऐसा लिख दूं, नोट कर लीजिए। पहले लिखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लिखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डेफिनेशन लिखिए, it is that formula of a compound, it is that formula of a compound which represents, it is that formula of a compound which represent the elements present in that compound, which represents the elements present in that compound along with their exact number of atoms, along with their exact number of atoms, elements present in their एक मिनट, मैंने क्या लिखवाया अभी तक, of compound represents the elements present in the compound, which represents the elements present in the compound along with their exact number of atoms, along with their exact number of atoms। और फिर ये पूरा एग्जाम्पल छापे, पूरा पूरा लिखिए। समझ में आया है ये, समझ में आया है ये, लिखिए लिखिए लिखिए।
देखिए हितेश भैया बहुत थक गए क्या? दर्द हो रहा है क्या? नहीं मतलब क्या कौन कौन सी एक्सरसाइज? एक तो वो होता है लेग डे होता है ना वे सब। पहले दिन हाथ और चेस्ट, हाँ लेग और बैक, तीसरे दिन मॉर्निंग एक्सरसाइज, आज चौथा दिन। आज देखते क्या हैं ट्रेनर कराता है या खुद करता है? ट्रेनर। बढ़िया, गुड। कहाँ ज्वाइन की? घर के पास? नहीं नहीं कोचिंग, बस कोचिंग सीधा चल जाता हूँ मैं। अभी तू सीधा जाएगा मुझे? शाम शाम से क्लास में अच्छा शाम क्लास के बाद। और कपड़े कपड़े इन्हीं कपड़ों में? बैग लेके आता अच्छा बैग लेके आ। गौरव भाई मजे ले रहे हैं तुम्हारे। हूँ। सर देख लेंगे उसको। उसको देख लेंगे। गौरव भाई बोला देख लेंगे। लिखिए भाई लिखिए, समझ में आया है? अच्छा इसके बेसिस पे मैं एक और चीज लिखूंगा। मॉलिक्यूलर मास इज n टाइम्स एम्पिरिकल मास। हाँ एम्पिरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन नहीं लिखा ना। लिखिए पहले ये चीज छाप लीजिए फिर लिखवा देता हूँ। छापिए। समझ समझ के छापिएगा कि जब एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और जब रेशियो प्रेजेंट है केवल तब एम्पिरिकल फॉर्मूला। लिख लिया? लिखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला इज दैट फॉर्मूला which gives the ratio of, कॉल कर रहा है क्या? कुछ नहीं। एम्पिरिकल फॉर्मूला इज दैट फॉर्मूला which gives the ratio of elements present in the compound. ठीक है समझ में आया? क्या मैंने लिख दिया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो क्या मैं इसके बेसिस पे एक और बात बोल सकता हूं कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n टाइम्स एम्पिरिकल मास? बोल सकता हूं? लिखा जाए मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n टाइम्स एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n टाइम्स एम्पिरिकल मास। अब लाइए इनको एक क्वेश्चन सॉल्व करा दिया जाए पहले। कौन सा? तीसरा वाला नहीं कराऊंगा पहले। तीसरा वाला आसान है ना, थोड़ा लंबा वाला करा दूँ ताकि इनको स्टेप्स पता चल जाए। अबे स्टेप्स कम से कम इनको पता रहना चाहिए ना कि निकालते कैसे हैं। हाँ वही वाला कराता हूँ। इधर देखिए। सवाल है कि अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% ऑफ हाइड्रोजन, 24.27% carbon and 71.65% chlorine. Its molar mass is 98.96 gram. What are empirical formula and molecular formula? उसके empirical formula molecular formula निकालना है। हाँ तुम लोग अच्छा।
अब इधर देखिए, सभी लोग इधर देखेंगे। क्या करना है, जब मुझे किसी कंपाउंड में जो जो एलिमेंट हैं उनकी परसेंटेज गिवन हो, केवल इतना डेटा हो कि मुझे किसी भी कंपाउंड में जो जो एलिमेंट प्रेजेंट है केवल मुझे उनकी परसेंटेज गिवन है, तो मैं उनका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकता हूं। अगर मुझे केवल इतना डेटा दे दे, इतना, तो मैं उनका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लूंगा। ठीक है, निकाल लूंगा, अभी निकाल के बताता हूं कैसे। और जब मुझे उसके अलावा कोई डेटा दे दे तो मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल लूंगा और मॉलिक्यूलर मास भी निकाल लूंगा। ठीक है, अब देखिएगा, जो जो स्टेप मैं कर रहा हूं वही स्टेप करेंगे। सबसे पहले जो जो एलिमेंट दिए रहेंगे, अरे यार इसकी जो जो एलिमेंट दिए रहेंगे वो लिखेंगे पहले स्टेप में, हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन। ठीक है, लिख लिया। अब देखिए, सबसे पहले लिखेंगे उनकी परसेंटेज कंपोजिशन 4.07 भाई, परसेंटेज दिया है ना, परसेंटेज लिख लेंगे। इसका क्या लिखेंगे और इसका, अब अच्छा, अब मैं आगे कैसे समझाऊं? ठीक है, अब देखिए, हाँ नहीं ठीक है, पॉज हो उसको दिए। चलिए जब आप लोगों को समझाते हैं, वो आएंगे तो उनको भी समझा देंगे। ये है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, तीनों के हम एटॉमिक मासेस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तीनों के एटॉमिक मासेस। क्या हाइड्रोजन का है 1, 12 कार्बन का है और 35.5 क्लोरीन का है। तीनों के एटॉमिक मासेस लिख लिए। अब दोनों को करेंगे डिवाइड, परसेंटेज को डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से, और करिए। सुनिए गौरव भाई ये बता रहे थे कि फर्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन तीनों एलिमेंट का। फर्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन जितना परसेंट होगा 4.07%, 24.27%, 71.65%, लिख लिए तीनों का। सेकेंड लाइन में लिखेंगे तीनों के एटॉमिक मासेस। सेकेंड लाइन में लिखेंगे तीनों के एटॉमिक मासेस। ठीक है, लिख लीजिए लिखते हुए चलिए। सबसे पहले टेबल बनाइए, जो जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनको लिखिए। स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। आप आराम से बैठिए, लेट जाइए। फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन, सेकेंड स्टेप में लिखेंगे एटॉमिक मास। लिख लिया। अब दोनों को डिवाइड करिए। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, परसेंटेज बाय एटॉमिक मास। परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, दोनों को डिवाइड करिए। क्या ये 4.07 आ जाएगा? क्या ये कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 2 आएगा, 2 पॉइंट कुछ, 2.02, ये 2.02 और ये 2 पॉइंट, अरे कैलकुलेटर हो, डिवाइड करके देख लीजिए। 2.02। अब सुनिए, तीसरे स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज को डिवाइड कर रहे हैं एटॉमिक मास से। हमने पहले क्या लिखा, परसेंटेज। दूसरे स्टेप में क्या लिखा, परसेंटेज एटॉमिक मास। तीसरे स्टेप में परसेंटेज बाय एटॉमिक मास। अब सुनिए, चौथे स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें से जो सबसे छोटा नंबर आया रहेगा, तीसरे स्टेप में जो सबसे छोटा नंबर आया रहेगा उसको देखिए कौन सा सबसे छोटा नंबर है इसमें, 2.02 सबसे छोटा नंबर। उस सबसे छोटे नंबर से इन सारी वैल्यूज को डिवाइड करिए। उन सबसे छोटे नंबर से इन सारी वैल्यूज को डिवाइड करिए। तो क्या हम करेंगे 4.07 डिवाइड बाय 2.02, हाँ अप्रॉक्स मान के चलेंगे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज लेंगे। तो सुनिए, क्या 4.07 डिवाइड बाय 2.02 करेंगे तो क्या 2 आएगा अप्रॉक्स, और 2.02 डिवाइड बाय 2.02 1, 2.02 डिवाइड बाय 2.02 1। हम चौथे स्टेप में क्या कर रहे हैं, सबसे छोटी वैल्यू से तीनों वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है गौरव, भैया समझ में आया? शाश्वत, जतिन, सबको? अब ये जो आ गया,
यही है हमारा रेशियो ऑफ एटम्स। क्या है? रेशियो ऑफ एटम्स। तो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे मिला? देखिए देखिए, C1H2Cl1 यानी कि CH2Cl, दिस इज आर एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया, यही हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। यही क्या है? हाँ बताइए। हाँ नहीं हुई, ठीक है, वो हमारा लेना देना नहीं। अब जो क्वेश्चन बनाने वाला है उसकी गलती। गलत बात है पर ठीक है, क्या कर सकते। क्या CH3Cl आना चाहिए। गुड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो? अभी मैं भी पढ़ाऊंगा तो मैं बुलाऊंगा जिसको, मतलब 11 का जिसको आना हो आ सकता है। मैं बेसिक एटॉमिक मास फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे परसेंटेज, सेकंड स्टेप में लिखेंगे एटॉमिक मास। लिख लीजिएगा, स्टेप्स लिख लीजिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। स्टेप्स लिख लीजिएगा। फर्स्ट स्टेप में लिख रहे हैं परसेंटेज, सेकंड स्टेप में एटॉमिक मास, थर्ड स्टेप में लिख रहे हैं परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, और फोर्थ स्टेप में लिख रहे हैं जो सबसे छोटा नंबर हो उसे डिवाइड करना है। क्या हमारे पास रेशियो आ चुका है? डिवाइड करना। अरे भैया सुनिए सुनिए सुनिए, फर्स्ट स्टेप में हमने परसेंटेज लिखा, सेकंड स्टेप में मोलर मास लिखा। अब थर्ड स्टेप में क्या किया हमने? परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास या मोलर मास किया। तो 4.07 डिवाइड बाय 1, 24.27 डिवाइड बाय 12, 71.65 डिवाइड बाय 35.5। अरे अभी बता रहे, अभी तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आया है। मैं ये एग्जांपल में दिया, एग्जांपल। सुनो बेटा, सुनो इधर देखो। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला अभी तक कि जब हमारे पास सारे एलिमेंट्स के केवल परसेंटेज दिए हो तो हम क्या निकाल सकते हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला। हम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लेंगे सक्सेसफुली। पर अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा डेटा देना चाहिए। तो वो एक्स्ट्रा डेटा हमें दिया है मोलर मास के टर्म्स में। क्या अभी हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n टाइम्स एम्पिरिकल मास? क्या हम वो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं? तो क्या हमें मॉलिक्यूलर मास दिया है 98.96 दिया है, एम्पिरिकल फॉर्मूला ये आया है, तो हम एम्पिरिकल मास निकाल सकते हैं। एम्पिरिकल मास बताइए। एम्पिरिकल मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया ना, 49.5। गुड। अरे मेरे भाई, एम्पेरिकल मास मतलब जो भी एम्पेरिकल फॉर्मूला है उसका मास निकाल दीजिए। अरे मॉलिक्यूलर मास का क्या मतलब होता है? मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूल में हम क्या करते हैं? सारे आइटम्स को प्लस कर देते हैं ना। उसी तरह एम्पेरिकल मास, जो भी एम्पेरिकल फॉर्मूला आया उसके सारे आइटम्स को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो एम्पेरिकल मास क्या? 12 + 2 14 एंड 14 + 35.5 49.5 आ गया। तो हम क्या रिलेशन लगा देंगे? मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n टाइम्स एम्पेरिकल मास। क्या हम यहां से n निकाल सकते हैं? क्या हमारे पास मॉलिक्यूलर मास दिया 98.96 और क्या हमारे पास एम्पेरिकल मास आ गया है 49.5। क्या हम n निकाल लेंगे? क्या n की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 आएगी? n की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 आएगी तो क्या हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया CH2Cl whole twice which is C2H4Cl2, सॉरी। क्या ये मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया? लीजिए, एम्पेरिकल फॉर्मूला भी आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आ गया। केवल अगर परसेंटेज दिया रहे तो हम क्या निकाल सकते हैं? बस एम्पेरिकल। और अगर कोई एक्स्ट्रा डेटा दिया रहे तो मॉलिक्यूलर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन करिए, 1.3 करिए। क्या अब एनर्जी ठीक हो गई? हाँ, वन पॉइंट थ्री करिए, 1.3 करिए। परसेंटेज दिया है, फॉर्मूला निकालिए। हाँ 56 परसेंटेज दिया है, फॉर्मूला निकालेंगे।
परसेंटेज दिया है, फॉर्मूला को निकालेंगे। जिम वाले बच्चे आराम करेंगे। क्या हुआ गौरव, बताइए। आयरन का एटॉमिक मास होता है 56, ओ का होता है 16। अरे ये रखी भी तो ये नहीं 56। 1.3 करेंगे, 1.3 करेंगे सब लोग। 1.3 जतिन भैया हुआ। हितेश किस चीज का टेस्ट है? ऑर्गेनिक में किस चीज का टेस्ट है? सर नॉमेनक्लेचर का और आइसोमोनिज्म जितना वो फंक्शनल आइसोमोनिज्म वो अभी फंक्शनल तक हुआ। क्या कोई दिक्कत आ रही है? करिए। सबसे पहले परसेंटेज टेबल बनाएंगे, परसेंटेज एलिमेंट्स मेंशन करेंगे, फिर परसेंटेज लिखेंगे, फिर उनके एटॉमिक मास लिखेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। वाह, करिए भाई करिए। करिए। रिचल हो गया? गुड। करिए भाई करिए। सर 1 मिनट में आपको 33 क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं। भाई ये स्पीड रही तो कैसे करेंगे? फिर कल का भी दिन निकल जाएगा। लेकिन कल अब ट्राई करके आएगा। कल मैं बहाना नहीं सुनूंगा, है ना? अरे कम से कम बैठा है तो लास्ट के 2-3 क्वेश्चन ट्राई कर ले, वो अच्छे अच्छे हैं। ट्राई करेगा तब तो हो गया। तू तो स्टोकियोमेट्री कर ले रहा था ना? हाँ तो कर, स्टोकियोमेट्री तो है, कर बैठ के। अरे ये वाला हुआ? हो गया? शाश्वत भैया हो गया? हाँ बताइए किस चीज में बताइए। अरे कंफ्यूजन तो पूछिए भाई, मैं इसीलिए। परसेंटेज लिख लिया, हाँ फिर उसके बाद मास लिख लिया, हाँ 56 हो जाएगा, हाँ आयरन का, हाँ ऑक्सीजन का कितना 16। 16। यस सर। फिर उसके बाद डिवाइड कर दिया, हाँ तो
तो इसका अप्रोक्सीमेटली 1.11 आ रहा है, तो इसको 1 ले लेंगे। नहीं नहीं, रुकिए, आप सुनिए, अप्रोक्सीमेशन हर जगह नहीं लगाना होता है। अप्रोक्सीमेशन हम केवल फोर्थ स्टेप में लगाएंगे, केवल फोर्थ स्टेप में, जब नंबर ऑफ आइटम्स हम निकाल रहे होंगे, नंबर ऑफ आइटम्स का रेशियो हम केवल फोर्थ स्टेप में अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। आइए मैं कराता हूँ, आइए इधर आइए। कोई मेरे को बता दे, सवाल एक बार बताए, सवाल बताइए। अबे चौथा, तीसरा हाँ, 69.9% आयरन, 30.1। अब देखिए इधर देखिए, आयरन है, ऑक्सीजन है, परसेंटेज लिखेंगे सबसे पहले 69.9, 30.1, एटॉमिक मास लिखेंगे 56, 32 नहीं लिखेंगे, 16 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम एलिमेंटल एनालिसिस कर रहे हैं तो हम ऑक्सीजन को एटम कंसीडर करेंगे। भाई देखिए, जब भी हम एलिमेंटल एनालिसिस करेंगे, जब भी, तो हम हमेशा वो डाई ऑक्सीजन दे दे, डाई नाइट्रोजन दे दे, ट्राई नाइट्रोजन दे दे, ट्राई ऑक्सीजन दे दे, कुछ भी दे दे, हम जब परसेंटेज की बात करेंगे तो एलिमेंट को ही लेंगे। किसको लेंगे? एलिमेंट को लेंगे। केवल यहीं पे हम एलिमेंट को लेते हैं। बाकी अगर मान लीजिए कहीं और डाई ऑक्सीजन बोल दे तो आप O2 कंसिडर करेंगे, 32 मास लेंगे। पर जब यहाँ एलिमेंट की बात है, यहाँ परसेंटेज एनालिसिस की बात है, तो हम एलिमेंट लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे? एलिमेंट लेंगे। आप देखिए, ध्यान से देखिए, इधर देखिए 69.9% है हमारा Fe, 30.1% है O। क्या इसका मास 56, इसका मास 16, दोनों का रेशियो निकालिए। 69.9 डिवाइड बाई 56 करिए, डिवाइड करिए। हाँ, 1. एक मिनट, अरे एक मिनट, 69.6 डिवाइड बाई 1.24, नहीं लूंगा। 1.242 अबे कहाँ से कर रहे हो? अरे 69.6 कर दिया मैंने, सॉरी 69.9 डिवाइड, अरे 1.248। चलिए ठीक है, चलिए मैं इनकी तसल्ली के लिए 1.25 ले रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए 30.1 डिवाइड बाई 16, 1.88। ठीक है। अब क्या करूंगा? चौथे स्टेप में क्या करता हूँ? पहले देखता हूँ दोनों में से छोटा कौन है। थर्ड स्टेप में जो आंसर आए हैं उसमें से देखूंगा दोनों में से छोटा कौन है, और फिर उससे डिवाइड कर दूंगा। तो क्या 1.25 छोटा है, तो क्या मैं दोनों वैल्यूज को उससे डिवाइड करूंगा 1.25 से, तो यहां जाएगा और यहां पे 1.5। ठीक है, 1.5 यहाँ पे आ गया। अब 1.5 यहाँ पे आ गया, तो इनका रेशियो निकालिए, 1:1.5, 1:3/2, which is 2:3। फाइनल आंसर Fe2O3। एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। आगे बढ़ते हैं। हो गया सबका ये? 1.4 क्या है? चलिए करिए, इसको करिए, 1.4 वाला करिए। आपने कर लिया? इन लोगों ने नहीं किया। आप लोग में से कोई भी NCERT सॉल्व करके लाया है? क्यों नहीं लाया है? अरे बिजी, अरे अच्छा,
करिए करिए, यहाँ पे करिए, जल्दी करिए। कार्बन डाइऑक्साइड तब जब जलेगा तो उससे रिएक्ट होगा तो ये इक्वेशन है C2CO2 कार्बन जलाओ 1.4, अरे 1.4 में एक करके दिखाऊं? एक करके दिखाऊं? सवाल दे रखा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन, जब कार्बन को हवा में बर्न किया जाता है, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स CO2। सबसे पहले बताइए क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है? क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है? जब भी हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन आएगी, हम सबसे पहला काम करेंगे उसमें रिएक्शन बैलेंस करेंगे। सबसे पहला काम रिएक्शन बैलेंस करेंगे। तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? बैलेंस है? बैलेंस्ड है? तो अब सुनिए, बैलेंस रिएक्शन का क्या मतलब क्या होता है? जब हमने रिएक्शन बैलेंस कर ली, इसका मतलब है, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट हो चाहे ना हो, हमारा मानना है कि 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 1 मोल CO2 बनाएगा। 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करके 1 मोल CO2 बनाएगा। अच्छा, अब यहां क्या देखा है? फर्स्ट, व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन, हाँ ये तक पहला क्वेश्चन, कि व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर, तो 1 मोल CO2 का वो निकाल देंगे मास। तो क्या 1 मोल कार्बन जब O2 में बर्न होगा तो कितना मोल CO2 बनाएगा? 1 मोल बनाएगा। आप लोग सहमत हैं? सहमत है ना शाश्वत? तो हमें क्वेश्चन बोला गया कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2। तो सुनिए, जब मोल दिए हो आपको, मोलर मास पता हो, तो आप नंबर ऑफ गिवन मास निकाल सकते हैं। गिवन मास इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास। तो 1 मोल इंटू 44 इज मोलर मास। क्या 44 ग्राम आ जाएगा? क्या 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस हुई है? क्या आप दूसरा क्वेश्चन ट्राई करना चाहेंगे या मैं बताऊं? सर आपने जो इंटीग्रेटेड पढ़ा है? नहीं, इन लोगों को नहीं पढ़ा। आइए 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 आइए, आप सुनिए, दे रखा है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सुनिए, 1 मोल इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए, 16 ग्राम ऑक्सीजन दे रखा है। सबसे पहले हमको इसको मोल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले जो भी मास दिया रहता है उनको मोल में कन्वर्ट करना होता है। क्या करना होता है? मासेस को मोल में कन्वर्ट करना होता है। तो क्या ये हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो 16 अपॉन 16 अपॉन 16 अपॉन 16 अपॉन, समझ में आया तभी बोलिएगा, 16 अपॉन, ठीक है। क्या इसके 0.5 मोल होगा? अब सुनिए, अब सुनिए, बैलेंस रिएक्शन का क्या मतलब है? बैलेंस रिएक्शन से हमें ये पता चल रहा है कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, तब जाके इसका 1 मोल बनेगा। अच्छा, अगर कार्बन का 1 मोल है पर यहां पे तो O2 का 0.5 ही मोल है, तो क्या इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट कर पा रहा है? नहीं, ठीक है। अच्छा, उल्टा देखते हैं, क्या इसका 0.5 मोल है? तो इसका 0.5 अगर इसका 1 मोल ऑक्सीजन का 1 मोल कार्बन के 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसका 0.5 मोल कार्बन के कितने से रिएक्ट करेगा? 0.5 से। तो इसके भी 0.5 से रिएक्ट कर लेगा, तो बचेगा कितना? इसका 0.5 बच गया, इसका 0.5 बच गया। अच्छा सुनो, इसका 1 मोल ऑक्सीजन का 1 मोल कितना मोल CO2 फॉर्म कर रहा है? 1 मोल। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखिए, यह जो आगे नंबर लगे रहते हैं उनको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये देखिए, क्या 1 मोल ऑक्सीजन 1 मोल CO2 प्रोड्यूस कर रहा है? क्या 1 मोल ऑक्सीजन 1 मोल CO2 प्रोड्यूस कर रहा है? अच्छा, तो
क्या 0.5 मोल ऑक्सीजन 0.5 मोल CO2 प्रोड्यूस करेगा? तो मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस कितना हो गया? पॉइंट, विच इज 22 ग्राम बाई 0.5 इंटू 44 कर देंगे, 22 ग्राम आ जाएगा। अब देखिए, अब यहां पे हुआ क्या, मान लीजिए, सुनिए, ये क्वेश्चन समझ में आया है? सवाल समझ में आया है? आया है ना? आया नहीं आया? नहीं आया? अगर नहीं आया तो संकोच हाँ, अगर नहीं आया तो संकोच मत किया करिए, बता दिया करिए, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे फिर से समझाना है। ठीक है, मुझसे नहीं शर्माएगा कोई भी। अरे भाई मैं डांटता हूँ क्या? मतलब इस मामले में तो नहीं डांटता हूँ, पढ़ाई से रिलेटेड किसी मामले में नहीं डांटूंगा, चिंता ना करें। ठीक है, ऐसे सुनिए, मान लीजिए मुझे ये बॉटल बनाना है, मान लीजिए मुझे ये बॉटल बनाना है। इस बॉटल के दो कंपोनेंट हैं, एक है इसका ढक्कन कैप, एक है इसकी बॉडी। ठीक है, ठीक है, मुझे मिल्टन कंपनी ने बोला कि आपको भाई साहब ये बॉटल बनानी है, इसके दो ही कंपोनेंट हैं, एक है इसका ढक्कन, एक इसकी बॉडी। अब मुझे हर रोज मान लीजिए 1000 बॉटल प्रोड्यूस करनी है, मान लीजिए मुझे हर रोज 1000 बॉटल प्रोड्यूस करनी है। और कंपनीज में होता क्या है कि कैप अलग बन रही होती है, बॉटल की बॉडी अलग बन रही है, होता ही है। तो जो कैप बनाने वाली यूनिट है उसने मेरे को 1500 कैप डेली बना के दे रहा है, मुझे 1500 कैप डेली बना के दे रहा है। बॉटल की बॉडी बनाने वाली यूनिट मुझे 700 कैप ही 700 बॉडी दे रही है। तो मैं कितनी बॉटल एक दिन में प्रोड्यूस कर पाऊंगा? 700। क्यों? क्योंकि एक बॉटल में कम से कम बॉटल की बॉडी और कैप दोनों होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब सुनिएगा कि बॉटल की प्रोडक्शन, कितनी बॉटल प्रोड्यूस हो रही है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? वो बॉटल की नंबर ऑफ कैप पे डिपेंड कर रहा है कि बॉडी पे डिपेंड कर रहा है? और बॉडी पे क्यों डिपेंड कर रहा है? क्योंकि उसका नंबर कम है, उसका नंबर लिमिटेड है, उसका नंबर लिमिटेड है, इसलिए बॉटल की कितनी प्रोडक्शन हो रही है उसकी बॉडी पे डिपेंड कर रहा है। अगर मान लीजिए कल को हमारा कैप वाला हमें 800 कैप ही दे और बॉडी वाला हमें 1200 बॉडी बना के देने लगे, कितनी बॉटल बनेगी? 800 ही बनेगी ना, क्योंकि भाई बॉडी का क्या करेंगे जब ऊपर ढक्कन नहीं लग पाएगा, तो बॉटल तो फिनिश 800 ही लगेगी, बनेगी। तो किसी भी चीज में, किसी भी प्रोसेस में, ये तो सिंपल एक बॉटल का एग्जांपल हो गया। मान लीजिए अब कोई कार बन रही है, कार में सोचिए कितने सारे कंपोनेंट हैं, इंजन लगता है, चेसिस लगता है, आगे का बॉडी लगता है, और पता नहीं कितना तमाम तरह का कंपोनेंट लगता है, सीट लगती है, वो आगे स्क्रीन लगता है, मिरर लगता है, कितने तरह के कंपोनेंट लगते हैं। अब वो हर कंपोनेंट अलग अलग जगह से आ रहे होते हैं। अगर मान लीजिए किसी ने कोई कंपोनेंट भेजने में लेट कर दिया, क्या प्रोडक्शन ऑफ दैट कार विल डिपेंड ऑन द कंपोनेंट विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ वैल्यू? जिसकी सबसे लिमिटेड वैल्यू होगी, जिसकी सबसे लिमिटेड अमाउंट होगी, प्रोडक्शन उसी पे डिपेंड करेगा। यही है कॉन्सेप्ट लिमिटिंग रीजेंट का। कॉन्सेप्ट होता है लिमिटिंग रीजेंट का कि प्रोडक्शन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट will depend on the amount of the limiting reagent। और लिमिटिंग रीजेंट है क्या? वो सब्सटेंस जो कि अपनी लोएस्ट अमाउंट में प्रेजेंट है, रिलेटिव लोएस्ट अमाउंट में, वो सब्सटेंस जो कि अपनी रिलेटिव लोएस्ट अमाउंट में प्रेजेंट है। जैसे इधर देखिए, क्या हम बैलेंस्ड रिएक्शन से ये देख पा रहे हैं कि 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ ऐड करके 1 मोल CO2 बनाएगा? ठीक है, और हमें 1 मोल कार्बन दिया भी है, पर हमें ऑक्सीजन O2 कितना दे रखा है? 0.5 मोल बस। ठीक है, तो यहां पे कम किसकी मात्रा है? ऑक्सीजन की। तो प्रोडक्शन किस पे डिपेंड कर, प्रोडक्शन ऑफ CO2 किस पे डिपेंड कर रहा है? ऑक्सीजन पे। तो इसीलिए हमने बोला ना कि इसके 0.5 मोल से इसका 0.5 भी मोल बन पाएगा, है ना। अच्छा, अब सुनिए, अब मान लीजिए किसी भी ऊल जलूल रिएक्शन में हमें लिमिटिंग रीजेंट निकालना हो,
कि हमें रिएक्शन के बारे में कुछ खास पता नहीं है, इसमें तो साफ साफ दिख रहा है तो हमें पता चल जा रहा है। अगर मान लीजिए हमें कोई भी ऊल जलूल रिएक्शन दे दी और हमें ना पता हो कि लिमिटिंग रीजन कैसे निकालें, तो हम कैसे निकालेंगे, सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। क्या हम सबसे पहले हमें कोई भी रिएक्शन दी रहेगी, हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, बैलेंस करेंगे, पहला स्टेप है। स्टेप 1 इज बैलेंसिंग द रिएक्शन। स्टेप 2, सारे जो सब्सटेंसेस है उनका हम अमाउंट मोल में लिखेंगे। स्टेप 2, सारे जो भी सब्सटेंसेस है उनका अमाउंट हम मोल में लिखेंगे। तीसरा स्टेप क्या है, हम निकालेंगे मोल्स अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो। क्या निकालेंगे, मोल्स अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो, सबके लिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी, जितने भी रिएक्टेंट है सबके लिए मोल्स अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो निकालेंगे। अच्छा, इस वाले केस में देखिए, इसके मोल कितने हैं, कार्बन के मोल 1 मोल अपॉन उसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इज ये नंबर, तो 1/1 इज, इसके लिए निकालिए O2 के लिए, इस क्वेश्चन में 0.5 मोल अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1, 0.5। अब लिमिटिंग रीजेंट वो सब्सटेंस होगा, जिसकी वैल्यू यहां पे कम आएगी, जिसका भी ये रेशियो कम आएगा, मोल्स अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट वाला, वो लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा। और उसी सब्सटेंस, फिर लिमिटिंग रीजेंट यहां पे क्या हो गया, O2, उसी सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा कि फाइनल प्रोडक्ट कितना बन रहा है, फिर हम इससे लेंगे कि 1 मोल O2 से 1 मोल CO2 बन रहा था, तो अभी हमें इसका 0.5 मोल दिया, तो इसके 0.5 से इसका 0.5 बनेगा। ठीक है, अब समझ में आया है, पक्की बात है सबको। चलिए, तो इसी बात पे क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 36 ट्राई करिए, 1.36 लास्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। 1.36 बस देखने में भयानक लग रहा है, उस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। मैंगनीज, अच्छा आप करिए। सबसे पहले रिएक्शन लिखिए और स्टेप 1 है उसको बैलेंस करिए। बैलेंस्ड है तब तो बढ़िया है, फिर जब बैलेंस्ड है तो फिर तो हमको फिर स्टेप 2 पे सीधे कूदना है, मोल्स निकालिए सबके, जो जो चीजें दी हैं उसके मोल्स निकाल लीजिए। जो जो भी चीजें दी हैं उनके मोल्स निकाल लीजिए। मैंगनीज 55, मैं सब कुछ तोड़ दूंगा। निकालिए।
रितेश भैया करिए, हो जाएगा, हो जाएगा, आपसे हो जाएगा, आपसे हो जाएगा, सबसे हो जाएगा, सभी लोग करें। मैंगनीज इज 55, क्लोरीन इज 35.5 और मैंगनीज 55, क्लोरीन 35.5, 35.5। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज 16, डाइऑक्सीजन इज 32। करिए, करके देखिए। जल्दी। मैं कुछ सहायता करूं? ठीक है, बोलिए, बताइए बताइए। हाँ ठीक है, करिए करिए। करिए भाई करिए, आराम से कर सकते हैं इसको। हाँ हाँ। पता नहीं, देखते हैं। ला दिखा अपना अप्रोच, दिखा अप्रोच। समझ नहीं आया सर, जो जैसे मैंने लिखा है। हाँ ठीक है, बता बता। या ठीक है, अभी करेंगे तो देख लीजिए। पीछे दिया हुआ है। हाँ चेक कर ले, करिए करिए करिए। ठीक है सर। सर अप्रोक्सीमेटली मैंने लिखा लिया 0.05, बट पीछे से दिया 0.06 के हिसाब से, तो सेम सर हो गया। अप्रोच से रेशियो में तो वैल्यू छोड़ सकती है। अप्रोच सही है तो आंसर आ जाएगा। मैं हेल्प करूं? हेल्प करूं? करो। ठीक, इधर देखिए, सब लोग बोर्ड पे देखिए, सब लोग, सभी लोग बोर्ड पे देखिए। बोला क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैंगनीज ऑक्साइड MnO2 सॉलिड प्लस HCl का ट्रीट कर रहा ना, एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl एक्वस। और क्या बन रहा है? 2H2O लिक्विड प्लस MnCl2 एक्वस प्लस Cl2S। 2H2O लिक्विड प्लस MnCl2 एक्वस प्लस प्लस, अरे बोलिए, तुम बोलिए, Cl2 गैस। ठीक है। How many grams of HCl can react with 5 grams of manganese oxide? अरे भाई,
ध्यान से मतलब 4 क्या किया? 4 हाँ ठीक है, 4 अभी तक देखिए, इधर देखिए, सब लोग ब्लैक बोर्ड पे देखिए, सब लोग बोर्ड पे। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? क्या इस बैलेंस रिएक्शन का मतलब है कि 1 मोल MnO2 4 मोल HCl के साथ रिएक्ट करेगा? 1 मोल MnO2 4 मोल HCl के साथ रिएक्ट करेगा? इसका ये मतलब है हम सबके मोल्स अब कैलकुलेट करेंगे। किसका मास दिया है? 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड। मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड का मोल्स निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं? कितना है बताइए? मतलब 0.5 5 upon 87। अरे हम Yes, sir. क्या कर रहे हैं? Yes, sir. गौरव भाई क्या कर रहे हैं? मोल्स निकाल रहे हैं। सुनिए, हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले मोल्स निकाल, मैंने इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप सुन के स्टेप्स लिखिए। स्टेप 1 इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। सॉल्व करने के लिए स्टेप 1 क्या है? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। स्टेप 1 है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर बैलेंस करके मिल रहा है तो बढ़िया, वरना बैलेंस करिए पहले। दूसरा स्टेप है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। और तीसरा स्टेप है फाइनल तीसरा स्टेप है मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तीसरा स्टेप है क्या? पूरी स्टेप लिखिए सर मतलब हो सकता है आप समझ में आ जाए। तीसरा स्टेप है मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। उससे क्या करेंगे? लिमिटिंग रीजन फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे? लिमिटिंग रीजन फाइंड आउट करेंगे। समझ में आ रहा है कुछ? अभी 0.5 ग्राम, 5 ग्राम या 0.5 ग्राम? तूने 0.5 पे लिखा है। अच्छा ठीक है, 5/2 है यहाँ पे तुमने 0.5 किया, वो 5/87 है। कितना है? 0.0 0.056 करके चलो 0.06 ले लिया तो 0.06 आप दोनों से किया ठीक है। और निकालने का ना कितना रिएक्ट करेगा? HCl कितना रिएक्ट करेगा? हाँ तो ठीक है, बहुत ज़्यादा HCl आ गया, बहुत ज़्यादा HCl। ठीक है, सही है। अरे अब सुनिए, तू बोल रहा था हो नहीं पाएगा, शुरू क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, लास्ट नहीं हो पाएगा, क्या? अरे यार मैं मेरा माइक के बोले जा रहा हूँ। इधर देखिए सब लोग, क्या हमारे पास एक बैलेंस रिएक्शन दी हुई है? क्या हम इस बैलेंस रिएक्शन से ये इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं कि 1 मोल MnO2 4 मोल HCl के साथ रिएक्ट करेगा? क्या 1 मोल MnO2 4 मोल HCl के साथ रिएक्ट करेगा? अभी हमारे को सबसे पहले चाहिए सबके मोल्स। क्या चाहिए? मोल्स। क्या हम मोल्स निकाल सकते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से? गिवन मास क्या? 5 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास क्या है इसका? 87, विच इज 0.057। मैं कैलकुलेटर से कर ले रहा, ठीक है? कैलकुलेटर से कर रहा हूं मैं। सबको कैलकुलेटर यूज करना आता है? ये देखिए, ये होता है 5 जो आप बचपन से बना रहे होंगे। हाँ सही में सर? हाँ, मजाक कर रहे हैं सर? मैं ये होता है डिवाइड का सिंबल, इसको दबाया, फिर ये है 8 वर्टिकल इन्फिनिटी, 7 वो तारी ज़मीन क्या बोलता है? किसकी नाक? उल्टी नाक। 7 किसी की नाक जैसे। तारी ज़मीन को किसी ने नहीं देखी है? इतना डिटेल में नहीं देखते क्या तुम लोग मूवी? 0.057। इतना ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन। 0.057 देखिए। अरे मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। हाँ तो तेरा अप्रोच सही है तो चुप कर। 0.057 मोल आ गए इसके। क्या इसके मोल आ गए?
अब देखिए, क्या इसके 1 मोल से इसका 4 मोल रिएक्ट कर रहा था, तो क्या इसके 0.057 मोल से इसका 0.057 इंटू 4 मोल रिएक्ट करेगा? तो मोल्स ऑफ HCl क्या होगा? 4 इंटू 0.057 विच इज 0.229 अरे कैलकुलेटर 0.2298 है, ठीक है। अब ठीक 0. अरे मेरे पास ये देखो ये क्या सर? अरे 0.228, हाँ ठीक है चलिए 0.228। मेरे को कैलकुलेटर यूज नहीं करना आ रहा। 2 वर्टिकल इन्फिनिटी। चलिए मोल्स आ गए, मोल्स ऑफ HCl। तो क्या अमाउंट ऑफ HCl इन ग्राम आ जाएगा? कैसे आएगा? इनटू मोलर मास कर देंगे तो, अरे मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या गिवन मास आ गया? तो मास ऑफ HCl कितना आ जाएगा? इंटू 36.5 मोलर मास, जो भी आएगा। 8.35 चुप। अरे सच में नहीं यार, इसका नाम बदल दीजिएगा। ठीक है ठीक है, क्या रखूं क्या रखूं क्या रखूं? पहले आप बताइए आंसर। ठीक है आ गया। बदल दे। सब देखिए हमारे पास अब 3 आंसर आ गए हैं। तीन आंसर? आपका 0.8.82, मेरा 8.76 और पीछे को गया 8.4। हम ये वाला मानेंगे। नहीं अरे समझ में आया सबको? समझ में तो आया है? ठीक है। मेरा आंसर सही है। 1.4 हो गया ना, हम डिस्कस कर लिया 1.4 हो गया। इसका थर्ड पार्ट बचा थर्ड पार्ट बचा, थर्ड पार्ट करिए। ये हो जाए तो 1.4 का थर्ड पार्ट करिए। ये पक्का समझ में आया है? किसी को भी संकोच हो तो फिर से पूछ ले। और क्वेश्चन अटेम्प्ट करके लाइए जिससे हम जल्दी जल्दी डिस्कस कर सकें, नहीं तो एक क्लास में 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन यही हो पाएगा। ठीक है, 1.4 का थर्ड पार्ट करिए, ट्राई करिए जल्दी से। 1.4 का थर्ड पार्ट, रिएक्शन लिखिए, बैलेंस करिए, पहले मोल्स लिखिए, रिएक्शन लिखिए। अरे कार्बन जब ऑक्सीजन में बर्न हो रहा है तो CO2 बन रहा है, सिंपल रिएक्शन C+O2 CO2। ट्राई करिए। ट्राई करिए। इंस्टा पे है तू? इंस्टा पे है तू? हाँ मैं गलती से हूँ। अरे मुझे नहीं ढूंढ पाएगा तू, ऐसे ढूंढ तो सकता ही है। ऐसा कुछ छुपा के नहीं है पब्लिक।
उससे मैंने बनाई नहीं, गौरव सिंह। उससे बना ही नहीं तब क्या करूँगा मैं जान के। हो सकता है उससे बना हो, पता नहीं। मेरा यूज़र नेम तो कुछ अलग है, बाकी नाम हो सकता है गौरव डाला हो। ढूंढूं कैसे? आप ही खुद को ढूंढिए। मुझे नहीं ढूंढना। फूलों का पैराडाइज। ठीक है सर, मैं भी यूज नहीं करता। फूल्स पैराडाइज जानते हैं? फूल्स पैराडाइज, फूल्स पैराडाइज। कोई भी डाउट नहीं हो रहा? सर नहीं मिल रहा। अरे डाल फूलों का पैराडाइज, FFOO। आपने अपना नाम रखा है। क्या सर प्लीज बताइए। फूलों का पैराडाइज, FOOLON। एल एल LON। एन। मिल गया। हाँ, सर्च में आपके यही नाम है। सर मजाक कर रहे हैं। अबे इधर देखो, इधर देखो। सर मैं आपको फॉलो कर दूंगा। हितेश मेरे भाई, इधर देखो, इधर देखो सब लोग। कहाँ गया क्वेश्चन? 1.4 का थर्ड पार्ट, 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन 16। अब एक बात, मेरी बात सुनो, एक बात सुनो, ये वाला क्वेश्चन देखना जो अभी पीछे सॉल्व कराया तुमने। इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट कहाँ गया इसका? ये कराया। अब जब हम 1 मोल कार्बन ले रहे थे और उसको 16 ग्राम ऑक्सीजन में बर्न कर रहे थे, क्या हो रहा था? क्या ऑक्सीजन पूरा कंप्लीटली खत्म हो जा रहा था या नहीं? हो क्या रहा था? कार्बन बच रहा था ना, कार्बन बच रहा था। 16 ग्राम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो 0.5 मोल कार्बन फिर भी हमारा बच जा रहा है, और तब हम 1 मोल कार्बन ले रहे थे। अब तो हम 2 मोल कार्बन ले रहे हैं, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? क्या 1? मैं पूछ रहा हूं कि हम जब 16 ग्राम ऑक्सीजन ले रहे थे और 1 मोल कार्बन ले रहे थे, तो हो क्या रहा था? 0.5 मोल CO2 बन रहा है और 1 मोल कार्बन बच जा रहा है। रिएक्शन में यूज ही नहीं हो पाया वो, क्योंकि कार्बन का नंबर ऑफ मोल ज्यादा था। सॉरी, 0.5 मोल यूज ही नहीं हो पाया। अब हम 2 मोल कार्बन ले रहे हैं वही 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो क्या लगता है क्या होगा? और ज्यादा बच जाएगा। बनेगा अभी भी 0.5 मोल ही, बच और जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी भी लिमिटिंग रीजेंट कौन है? ऑक्सीजन। अभी भी लिमिटिंग रीजेंट ऑक्सीजन है। अरे देखो भैया, ये क्यों सॉल्व कर पाए? रुको, क्या 19 ग्राम कहाँ से भाई? इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बैलेंस रिएक्शन है? अच्छा, तो देखिए, इधर देखिए, क्या इसके 2 मोल हैं? इसके कितने मोल? 16/32, 0.5। तो इसके अच्छा, फिर हम क्या करते हैं? मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, लिमिटिंग रीजन निकालते हैं ना। मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी कि 2/1 इज टू 0.5/1 इज 0.5। छोटा कौन? 0.5। तो लिमिटिंग रीजन कौन? O2। हाँ, आंसर भी 1 नहीं आएगा बेटा। देखिए देखिए देखिए, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, पर इसके कितने मोल है? इसके कितने मोल बनेंगे? 0.5 मोल बनेगा। और 0.5 मोल का मास क्या होता है? अरे
1 मोल CO2 का मास 44 ग्राम, 0.5 मोल का 22 ग्राम। और कितना इस बार कार्बन बच गया? 1.5। भाई 2 में से 0.5 ही मोल तो रिएक्ट किया है कार्बन, 1.5 बच गया ना। अब समझ में आया? पक्की बात है। चलिए, जिसको लिखना है लिख ले, जिसको लिखना है लिख ले, जल्दी जल्दी लिखिए। हो गया? हो गया? 1.5। हितेश आइए, आपका क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 1.5 इधर देखिए, सभी लोग इधर देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम एसिटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वा सोल्यूशन। अब देखिए, बहुत सारी इसमें चीजें बता दी गई। धीरे धीरे हम धीरे धीरे इसको देखते हैं। कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम एसिटेट, हमें क्या करना है? मास ऑफ सोडियम एसिटेट CH3COONA हमें नहीं पता है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं x। रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ, अब देखिए एक सोल्यूशन बन रहा है, एक सोल्यूशन बन रहा है, उसका हमें वॉल्यूम दे रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे रखा है 500 ml। एग्री? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे रखा है 500 ml। एक और चीज दे रखी है, बता रखा है कि 0.375 मोलर एक्वा सोल्यूशन है। मोलैरिटी दे रखी है। मोलर का मतलब ये होता है m, और अगर मोलल बोल देगा, मोलल, तो उसका मतलब है स्मॉल m, मोलैलिटी। ठीक है? हाँ, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अभी करेंगे, वो भी करेंगे, देखते हैं। अरे मैंने मोलैलिटी का बोला, मोलैलिटी, मोलैलिटी। ठीक है, फिर बोला मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट। अब इसने इसमें मोलर मास भी दे रखा है, वैसे हमें जरूरत नहीं थी क्योंकि हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? मोलर मास, इसका मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं ना, CH3CONA का, पर हमें 82 दे रखा है। चलो तो मान लेते हैं, हाँ तो 82 ले लेते हैं ना। मोलर मास, मोलर मास इज, अब देखिए अब देखिए अब देखिए 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 सुनिए, मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब देखिए मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे आएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास से। गिवन मास, हमें मास गिवन है नहीं, वही हमें निकालना है, तो हम उसको x मान लेते हैं, डिवाइड बाय उसको मोलर मास, मोलर मास 82, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गया। अच्छा, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, क्या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे रखा है 500 ml, क्या हमें 500 ml को लीटर में कन्वर्ट करना आता है? 0.5। और क्या हमें ये मोलैरिटी, ये जो वैल्यू है हमें दे रखी है 0.375, क्या हमारा x निकल जाएगा? निकालिए निकालिए निकालिए, x निकल जाएगा ना। ये देखिए सबका x निकल जाएगा। गुड 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 गुड। सबका x निकल जाएगा। अरे क्या बोलते हैं, सानिया कितना आया था?
इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। x डिवाइड बाई 82 डिवाइड बाई 0.5 किया ना, 15.375 ग्राम आ रहा है। सर मेरा तो 40.14 ग्राम आ रहा है। सर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या क्या बोला? बोल बोल। कुछ अरे बोल। इसकी बात मत सुनिए सर, डाइग्रेस करते हैं इसको। अरे मुझसे मत शर्माया कर भाई। 15.375 10 की पावर -3 नहीं है ना, -3 नहीं है ना। अरे 10 की पावर क्या है? 10 की पावर तो पता। हाँ आ गया। अरे मोल्स निकालिए, फिर वॉल्यूम इन लीटर कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा भाई। रेचल आ रहा है? जतिन भैया आ रहा? शाश्वत भैया आ रहा? अगला अगला ट्राई नहीं, तुझसे नहीं पूछूंगा। अरे तू भी जान, अगला ट्राई कर, अगला ट्राई कर। हितेश बाबू आ रहा है? ये देखो, अगला ट्राई करिए। ट्राई करिए, अगला ट्राई करिए, जल्दी, स्पीड में, टाइम होने वाला है, स्पीड में। आप ना सानिया सारी डीपीपीज आज सर से ले लीजिएगा, सर से बोलिएगा अभी तक केमिस्ट्री में जितनी भी डीपीपीज दी गई हैं सारी ले लीजिएगा, उनको बैठ के सॉल्व करिए आप, ठीक है। आप ड्रॉपर, आपके लिए टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे को बताना पड़ेगा, ठीक है। सब लोग एक बार पढ़ लीजिए, क्वेश्चन 1.6 पढ़ लीजिए पहले, फिर मैं बताता हूँ। पढ़ लीजिए कम से कम। HNO3 मास फोर्टीन 48 + 14 + 1 अरे 63 यार, आ गया। सबका ये हो गया ना, ये वाला हो गया। 1.6 पे चले, इधर देखिए, हितेश ट्राई कर रहे हैं, बताओ। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर। अब इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, मोलैरिटी की यूनिट बताइए, मोलैरिटी का फॉर्मूला बताइए पहले। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर यूनिट। तो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर का क्या मतलब हो गया? मोलैरिटी निकालनी है। क्या? मोलैरिटी इन अ सैंपल विच हैज अ डेंसिटी। अब डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 1.41 ग्राम पर ml एंड मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब सुनिए, मैंने बोला था कि कंसंट्रेशन टर्म में जब तक आप डेफिनेशन नहीं लगाएंगे आपका क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। अब देखिए मैं कैसे करता हूं साहब, सुनिए 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 सुनिए, सबका ध्यान इधर, सबका ध्यान इधर, सबका ध्यान इधर। क्या हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है? ठीक है, और मास परसेंटेज दे रखा है। कितना दे रखा है? 69%। मास परसेंट, x% बाई मास का मैंने मतलब समझाया था
कि 100 ग्राम सोल्यूशन में x ग्राम सोल्यूट, 69% का मतलब होगा 100 ग्राम सोल्यूशन में 69 ग्राम HNO3, 100 ग्राम सोल्यूशन में 69 ग्राम HNO3। अच्छा अब सुनिए, क्या अगर हमें मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने हो तो हम निकाल सकते हैं? अब क्यों? क्योंकि गिवन मास हमें है 69 ग्राम, मोलर मास हमें 63 पता है, तो क्या हम मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं? क्या मोल्स ऑफ HNO3 इज इक्वल टू 69/63? ठीक है। और फिर सुनिए, क्या हमें अब मास ऑफ सोल्यूशन पता है कि 100 ग्राम है? क्या मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी? हमें मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। पर हमारे पास वॉल्यूम तो है नहीं, हमारे पास क्या है? हमारे पास मास है और हमारे पास डेंसिटी है। तो क्या हम मास को डेंसिटी से डिवाइड करके वॉल्यूम निकाल सकते हैं? तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास 100 डिवाइड बाई डेंसिटी 1.41। कितना आया? जितना भी आया, दोनों चीजें देखिए निकाल रहे हैं। 69 डिवाइड बाई 63, 69 डिवाइड बाई 63, इट इज 1.095 एंड दिस 100 डिवाइड बाई 1.41 विच इज 70.92। देख लीजिए, ये ml में आएगा, ml में आएगा ये, क्योंकि ग्राम पर ml में हमने डेंसिटी ली है, ग्राम में हमने मास लिया है, ml में आएगा। देखिए क्या इतना ये आ रहा है? इतना समझ में तो आया ना? साहब ने 100 क्यों लिया मास पर? मास पर 100 क्यों लिया? डेफिनेशन। क्या बैटरी लो गया? अरे भाई साहब, क्या इतना समझ में आया है? क्या हमारा मोल्स ऑफ सोल्यूट निकल गया? 69/63 1.095। क्या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकल गया? 100/1.41 विच इज 70.92। क्या ये दोनों चीजें निकल चुकी हैं? क्या हम मोलैरिटी अब निकाल सकते हैं? निकालिए, अगर निकाल सकते हैं तो निकालिए भाई, निकालिए। समझ में तो आया है? 70.92 ml में आया था। हाँ, ml में आया है। समझ में तो आया है? आ गया समझ में? आ रहा है? 15.4। अरे ऐसे मत रख देना, ml को पहले लीटर में चेंज करना। कर दिया? और हाँ ठीक है, फिर आ रहा है 15 पॉइंट कितना? 15.44। ठीक, सही नहीं हिसाब करके देखिए। मैं करके देखूँ? ठीक है। अरे इतना सबका आया है यहाँ तक? आ गया? देखिए अब मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? हमारे पास मोल्स आ गए हैं 1.095 अपॉन 70.92 डिवाइड बाई 1000। अब मैं डिवाइड करूँगा 1000 से तो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया तो दिस विल बी 1095 डिवाइड बाई 70.92। देखिए 1095 डिवाइड बाई 70.92 15.439 15.44 मोलर। सबको समझ में आया है कैसे हो रहा है? पक्का?
जब भी हमें कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर फाइंड आउट करने को बोलेगा कि हम मोलैरिटी निकाल देंगे। पक्की बात है। इसको कर लीजिए फिर 1.7 देखिए। सर आगे भी एक क्वेश्चन एंड मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड। क्या आगे भी है कुछ क्या? कहाँ, ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया बे। ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया। अरे 1.7 ट्राई करिए भाई। 1.7 1.8 गलत क्वेश्चन है। हाँ क्या है? 15.44 वैसे गलत नहीं है, मतलब कर सकते हैं। 1.8 अभी ट्राई मत करिए। 1.7 करिए। 1.7 63.5 कॉपर इज 63.5। How much copper can be obtained from 100 gram of copper sulfate? करिए 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 करिए। सर 32। कॉपर कितना आया? 63.5। आप लोग को DPP 1 नहीं मिली है 11th वालों? हाँ मिल गई है। नहीं, इन दोनों को मिल गई है। कल सॉल्व करके लाएंगे, ठीक है? कल NCERT भी सॉल्व करके लाएंगे, DPP 1 भी करके लाएंगे, ठीक? ज़्यादा नहीं है बे। अरे NCERT सॉल्व करने में तुमको मुश्किल से लगेगा 2 घंटे में 6 क्वेश्चन किए हैं। भाई। तू नहीं लगता भाई टाइम। अच्छा दिख रहा है सर। सर तो दूसरी बार मिला आपने। अरे मैं तो समझा भाई, मैं तो समझा रहा हूँ ना हमें भी समझने में टाइम लगेगा भाई। कुछ नहीं है ये। अबे दिक्कत देखो, दिक्कत में मुझे कोई नहीं है। तुम लोग धीरे चलोगे, तुम लोग का सिलेबस धीरे चलेगा। मुझे क्या करना है? मैं भगा तो सकता नहीं हूँ कुछ भी। स्कूल में तो पढ़ा नहीं रहा हूँ। ये फार्मूला लिखवाया और चल दिया। सर क्या इसका आंसर 62.69% है? पता नहीं। मुझे लगेगा गलत है। 62.69 तो नहीं आना चाहिए यार। किया क्या तूने? सही है, अभी नहीं बताऊंगा। अगर सही होगा तभी बताऊंगा। 60/60? अरे बिल्कुल भी नहीं भाई, गलत आंसर सर। हाँ हाँ 36 टाइप कुछ आना चाहिए। सर पीछे अच्छा क्या किया? सुन सुन सानिया, 63 डिवाइड बाई 159.5 इंटू 100। बस सही। 39.81 वो मैंने कहीं काट दिया, पता नहीं क्यों। अबे सुनो सुनो सुनो, ये नहीं हो रहा भाई यार। हाँ CuSO4 देखिए,
बोल रहा है, सुनिए सुनिए, अगर इसका 1 मोल रहता, अगर इसका 1 मॉलिक्यूल रहता, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CuSO4 में से हमें कितना Cu मिलेगा? एक Cu एटम मिलेगा। एक मॉलिक्यूल CuSO4 में से हमें एक Cu एटम मिलेगा। अगर हम 1 मोल CuSO4 ले लें तो हमें 1 मोल Cu एटम मिलेगा। 1 मोल CuSO4 में से हमें 63.5 ग्राम Cu मिलेगा। 1 मोल CuSO4 इज 159.5 ग्राम, मोलर मास इज 159.5 ग्राम। तो हमें 159.5 ग्राम में से 63.5 ग्राम कॉपर मिल रहा है, पर इसका अभी हमने कितना लिया है? 100 ग्राम। तो हम पहले 1 ग्राम का निकाल लेते हैं। सुनिए, 159.5 से 63.5 मिल रहा है, तो 1 ग्राम CuSO4 से हमें कितना मिलेगा? 63.5 डिवाइड बाई, ठीक है, और 100 ग्राम में हमें निकालना है तो इंटू 100 कर दीजिए। अरे आया, चलिए बाकी करके लाइएगा। मैं आप उम्मीद करता हूं कि कल आप एटलीस्ट पूरी NCERT करके लाएंगे। नहीं है, अरे सिग्निफिकेंट फिगर वाले मत करिएगा, वो केमिस्ट्री का पार्ट है भी नहीं। सुनिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन सा मत करिएगा, बाकी तो करके कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन सा नहीं करना है। 1.13 मत करिएगा, 1.8 मत करिएगा, 1.13 मत करिएगा, 1.16 मत करिएगा, 1.19 मत करिएगा, 1.20 मत करिएगा, बाकी तो सब कर ही सकते हैं यार। 1.331 मत करिएगा। बाकी सब कर सकते हैं सब, और कोई टाइम नहीं लगेगा। चलिए आज की सभा समाप्त की जाए।